हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं। कितने आते हैं? लगभग 5 से 6। अगर किसी चैप्टर से नीट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब वो सच में इंपॉर्टेंट और हमें पूरा आना चाहिए। ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं अब कि नीट 2025 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सिलेबस टाइम से खत्म करना पड़ेगा। तो दो ऐसे बड़े चैप्टर हैं जो क्लास 12 में आपको करने चाहिए टाइम से पहले। एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ये वो दोनों चैप्टर हैं, अगर आपके स्ट्रांग हैं तो लगभग आप 11 क्वेश्चन कर पाओगे, 11 से 12 क्वेश्चन कर पाओगे नीट में। 12 क्वेश्चन 100 में से आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। लगभग 10-15% आपका यही चैप्टर बना जाएगा जो ये दो चैप्टर हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, उद्देश्य सीरीज के ये सारे लेक्चर देखने हैं। मैंने क्या किया था, इस चैप्टर के बेसिक को समझाने के लिए एक लेक्चर दिया था 1 घंटे का, जिसमें मैंने हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझाया था, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड समझाया था। वो लेक्चर भी आपने जरूर देखना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा। ठीक है। इस चैप्टर को मैं कितने लेक्चर में पूरा करूंगा? लगभग मैं 5 लेक्चर के आसपास लूंगा। 5 क्यों लूंगा बेटा? क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिटेल ज्यादा है, इसलिए इसमें थोड़े से लेक्चर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो 5 लेक्चर के आसपास में इस चैप्टर को हम खत्म कर ले जाएंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा और मेरे साथ कंप्लीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है। हम लेक्चर बेटा लाइव रिकॉर्डेड किसी भी फॉर्म में देंगे, पर जिस दिन आपका शेड्यूल लगा हुआ है उस दिन आपको लेक्चर जरूर मिलेगा, ये हमारा वादा है और इसी तरीके से हम चलेंगे। दूसरा बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12th में हैं या ड्रॉपर बैच में, जिन्हें चाहिए कि यार सर आप कुछ ऐसा पढ़ा दो हमें कि जिससे हमारा क्लास 12th भी पैरेलल करा दो आप, है ना, और यूट्यूब पे करा दो, फ्री करा दो। बेटा हम सपोर्ट के लिए खड़े हैं आपके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की खास बात क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है और इसमें इतने सारे टुकड़े हैं ना, जब वो जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है और जिसको याद रखना कई बार मुश्किल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है, ताकि वो सारे टुकड़े आसानी से जुड़ जाएं और आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आप बढ़िया से नीट में और अपने बोर्ड के एग्जाम तक में अच्छा करके आए। जब मैं बोर्ड का नाम लेता हूं तो कई बच्चों को लगता है सर बोर्ड का पढ़ाते, बेटा बोर्ड हो चाहे नीट हो, डीप एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उससे आपको पूरा बैलेंस बनेगा, सारा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या लिया है, अभी हमने ये पढ़ाना है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, है ना, मेंडल के लॉ, रिजल्ट, ये सब पढ़ेंगे। एक टॉपिक है बेटा जिसमें डेविएशन, मतलब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, कंट्रीब्यूशन क्या था, उनका क्या एक्सपेरिमेंट रहा, वो हर चीज हम जानेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स का आधार ही मेंडल ने बनाया था। तो एक बड़े ही बदकिस्मत साइंटिस्ट की कहानी है, जिसको समझेंगे कि यार क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने जो काम किया उसका उन्हें कभी भी फल नहीं मिला। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है बेटा, जो वो मेहनत करते हैं वो फल उन्हें नहीं मिलता, कोई और फायदा ले जाता है। पर ठीक है, जीवन इसे ही कहते हैं कि जहां पर आप कंट्रीब्यूशन करो और भूल जाओ। क्लियर है? ऐसा ही कुछ हम देखेंगे यहां पे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेंडल के लॉ का क्या डेविएशन है। फिर एक क्रोमोसोमल थ्योरी है, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी एक टॉपिक है, लिंकेज है। फिर हम बात करेंगे, ये वाले टॉपिक्स हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो कह रहे हैं कि 4 बड़े टुकड़े मान लो या 5 टुकड़े मान लो। इस चैप्टर में काफी सारे पार्ट्स हैं जिनको हम अगर जोड़ के पढ़ते हैं तो बढ़िया समझ में आता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सबसे पहला पार्ट इसमें हम ले लेते हैं आज। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मेरे पास जेनेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं कि यार ये क्रोमोसोम पर कैसे जीन प्रेजेंट होती है और वो जीन किस तरीके से किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, हम इन सब चीजों की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे हम क्रोमोसोम लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं बेटा। एक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम बात करते हैं डीएनए के लेवल पर कि उससे कैसे आरएनए बनता है, उससे कैसे प्रोटीन बनती है। तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जब हम जेनेटिक्स को देखते हैं तो हमारे पास 2 स्तर पर बातें होती हैं, 2 लेवल पर बात होती है। सबसे पहला लेवल जो हमारे पास है वो ये वाला लेवल है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम का लेवल बोलते हैं। किसका लेवल बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम का लेवल बोलते हैं। दूसरा लेवल है जिसपे हम डीएनए के लेवल पे बात करते हैं।
जब हम डीएनए के लेवल पे चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको मॉलिक्यूल का लेवल बोलते हैं, है ना। तो इसलिए चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इसकी बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे जीन की, एलील की, कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है, क्रोमोसोम पर क्या चीजें चल रही हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। यार क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, कैसे सब चल रहा है, कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कैसा क्रोमोसोम बिहेव कर रहा है, इन सारी बातों को हम किस में देख रहे हैं, इस वाले चैप्टर में देख रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यार एक एनसीईआरटी ने जो पहला पैराग्राफ दिया है ना, उसमें ऐसे बताया है कि यार जो हाथी है ना, एलिफेंट है, वो हमेशा एलिफेंट के बच्चे को जन्म क्यों देता है, क्यों नहीं काऊ बफेलो को जन्म दे देता। कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो उससे उसके गैमेट्स में जा रहा है, या उसके बच्चों में कोई कैरेक्टर जा रहा है, तभी तो उसके जैसा दिख रहा है। क्लियर है। दूसरा एनसीईआरटी कहती है कि जब किसी पेरेंट के आप दो बच्चे देखते हो तो क्या वो पेरेंट से एग्जैक्टली सेम होते हैं। आप खुद का एग्जांपल ले लो, क्या आप 100% सेम हो पेरेंट से? नहीं, कुछ अंतर तो है ही, कुछ समानता होती है, फेस मिलता है मानते हैं, पर क्या कुछ अंतर भी होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। तो यही सब बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके पहले पेज पर एनसीईआरटी ऐसे बात करती है, कहती है कि वाई एलिफेंट गिव बर्थ टू एलिफेंट, या दो पेरेंट के जो ये ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजेनी, बच्चे। तो जो दो पेरेंट के ये जो बच्चे हैं ना, ये आपस में क्या एग्जैक्टली सेम होते हैं, या ये पेरेंट से बिल्कुल मैच करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी कहती है कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, कि हाथी हमेशा हाथी के बच्चों को जन्म क्यों देता है, या दो बच्चे आपस में सिमिलर क्यों होते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन एक ब्रांच है जेनेटिक्स जिस जो करती है हमें। तो हम उस ब्रांच के पास जाएंगे, उसको समझेंगे और उससे हम क्रोमोसोम की बात जरूर करेंगे। तो आज जो कहानी चलेगी ना बेटा, वो चलेगी इसके अराउंड की यार एक बहुत महान व्यक्ति थे मेंडल, क्या बदकिस्मती रही, क्या रहा, क्या बात करी उन्होंने। पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रांच की जिसका नाम जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स क्या है इसको आज समझेंगे हम, हमारा आधार कैसे जेनेटिक्स है इस बात को जानेंगे। पर दो सवाल जो एनसीईआरटी ने आपसे पूछा, और वो सवाल आपके मन में एक सवाल बनाते हैं कि यार कि क्या ऐसी ब्रांच है जो इसका आंसर देगी, कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा क्यों है, और क्यों बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा अंतर रखते हैं, अगर कैरेक्टर पास होता है तो अंतर क्यों आता है। क्लियर है। तो इसीलिए हम जिस ब्रांच की बात करेंगे उस ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। भाई बायो में पढ़ रहे हो ना, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट का मतलब होता है किस तरीके से कैरेक्टर पास होते हैं। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? हेरिडिटी नाम दे देते हैं। एंड वेरिएशन, यस और नो, समझ लो। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो दो चीजों से डील करती है, कि किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाता है और बच्चों में आपस में क्या अंतर है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो ये ऐसी ब्रांच है जो दो बातों को एक्सप्लेन करेगी कि यार कैरेक्टर कैसे पास होता है। कैरेक्टर समझते हो, कोई भी चीज, जैसे कान की पोजीशन, आंख की पोजीशन, हेयर का कलर, ये कैसे पास होता है एक पेरेंट से बच्चे में। दूसरा, बच्चे के अंदर जो फीचर है, कैरेक्टर है, वो पेरेंट से क्या बिल्कुल सेम है, क्या पेरेंट से अलग है, कितना अलग है, क्यों अलग है, इन सब की बात करेंगे। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक आ गई हेरिडिटी और एक आ गई वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है बेटा? वेरिएशन क्या होता है? मान लो ये पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, और ये इसके बच्चे हैं। तो वेरिएशन होता है डिग्री मतलब अमाउंट, डिग्री या अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अमाउंट ऑफ डिफरेंस, कितना अंतर है किसमें? ये दो बच्चों में, टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट। सेम पेरेंट के दो बच्चों में कितना अंतर है, क्योंकि कैरेक्टर तो दोनों से गए थे, तो अंतर क्यों है, और है तो कितना है। तो जेनेटिक्स दो चीजों से डील करती है, एक कैरेक्टर पास होते हैं, दूसरा कि अंतर कितना अंतर है, उस अंतर की बात करते हैं। क्लियर है। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, कितना अंतर है।
दूसरी चीज क्या है बेटा, सोर्स ऑफ वेरिएशन नेचर में क्या है मैं बता देता हूं। सोर्स ऑफ वेरिएशन नेचर में है हमारे पास, एक तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो वेरिएशन बनाती है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हमारे पास क्या करता है बेटा, वेरिएशन बनाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अब एक कंसेप्ट बनने लगा है कि मैं ये सोच पा रहा हूं कि आज हम एक ऐसी ब्रांच की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं ये बताएगी कि किस प्रकार से कैरेक्टर या कोई भी फीचर पेरेंट से बच्चे में जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। दूसरा, बच्चे आपस में, जो कॉमन पेरेंट के बच्चे आपस में कितना अलग है, क्यों अलग है, इन सब की हम बात करने वाले। इसे हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम बात को आगे लेकर जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ब्रांच की बात कर रहे हैं और ये ब्रांच बायोलॉजी की है। मेरे मन में सवाल ये आता है कि यार आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो ऐसा तो नहीं था कि फिजिक्स एक दिन पैदा हुई उसके बाद से चालू हुई। कुछ ना कुछ बात फिजिक्स की पहले भी तो करते होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे मन में यह सवाल आया कि क्या ह्यूमन ने कभी जेनेटिक्स की बात पहले कभी की ही नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले क्या कोई लोग थे जो जेनेटिक्स की बात करते थे? यहां पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा। सबसे पहले क्या था कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले जो भी साइंटिस्ट लोग थे, मेरी बात सुनना, यहां पर दो बातें हैं। पहला, हम ये मानते हैं कि जब से हमने एग्रीकल्चर शुरू करी है, हमें ये पता है कि वेरिएशन का सोर्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर मैं क्रॉस कराता हूं दो प्लांट में या एनिमल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे वेरिएशन मिलती है। और ह्यूमन ने इसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया है, पर वो उसको साइंटिफिकली नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी जेनेटिक्स की, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में दो काम कर रहा था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन। मतलब एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराकर और उनको सिलेक्ट करता था, आर्टिफिशियली सिलेक्ट करता था, जो फायदे का एनिमल उसको सिलेक्ट करता था और उसको पालता था, डोमेस्टिकेशन करते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या जेनेटिक्स की पढ़ाई अभी स्टार्ट हुई है? नहीं, जेनेटिक्स की पढ़ाई बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। जब बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर के हिसाब से भी पहले जानते हैं। यस और नो? क्लियर है? तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जेनेटिक्स कहते हैं, जो किससे डील करती है बेटा? जो डील करती है इनहेरिटेंस से और वेरिएशन से। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। तो बच्चे अपने पेरेंट से कैसे अलग है या आपस में कैसे अलग है, इसको वेरिएशन कह रहे हैं। अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन को कुछ नॉलेज थी सेक्सुअल, ह्यूमन को ये पता था कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जब दो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो कैरेक्टर पास होते हैं। तो ह्यूमन ने क्या किया, एग्रीकल्चर में यूज किया इस बात को। इन एग्रीकल्चर उन्होंने क्या किया बेटा, दो चीजें की। एक किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं इस प्लांट को इस प्लांट से क्रॉस करा दूं। अब जो मेरे पास प्लांट आए उनमें से अपने फायदे का प्लांट सिलेक्ट कर लो, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और उन्होंने क्या यूज किया, डोमेस्टिकेशन यूज किया। उससे उन्होंने क्या बनाई बेटा, क्या बनाए, एनिमल्स और प्लांट की वैरायटी बनाई, इंप्रूव एनिमल्स की ब्रीड बनाई, जिसका एक एग्जांपल है साहीवाल काऊ, और प्लांट की वैरायटी बनाई। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कहूं ना कि यार जेनेटिक्स की ह्यूमन को समझ थी जब से एग्रीकल्चर चला आ रहा है, खेती बहुत पुराना है बेटा, तब से ह्यूमन को समझ थी। उसके अलावा कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो मेंडल से पहले थे, उनका यह मानना था कि दो पेरेंट के कैरेक्टर आपस में मिक्स हो जाते हैं। उनका यह मानना था कि पेरेंट के कैरेक्टर अगर बच्चे में गए हैं, उनका यह मानना था बच्चे में तो जाते हैं पर वो कैरेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो आपने ये समझना है कि यार देखो, मेंडल से पहले सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, जेनेटिक्स की नॉलेज या जेनेटिक्स का ज्ञान रातों रात जन्म नहीं हुआ। सही है? इस बात से एग्री कर रहे हो? खेती में हम कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से मिलती जुलती नॉलेज यूज कर रहे थे। हम एनिमल और प्लांट को क्रॉस कराते थे और ये देख लेते थे कि जो हमारे फायदे का है उसको हम सिलेक्ट कर लेते थे। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन।
इससे हमने इंप्रूव वैरायटी एनिमल्स की और प्लांट्स की बनाई। दूसरी चीज ये समझना पड़ेगा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले भी कुछ साइंटिफिक काम हुए। ये जो नॉलेज थी ये नॉन साइंटिफिक थी, ये जो भी काम था ये नॉन साइंटिफिक था। लेकिन उसके बाद जो मेंडल से जस्ट पहले कुछ काम किए गए, है ना, किए गए, उसमें ये माना गया कि जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं या ट्रेट होते हैं, वो ब्लेंड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ब्लेंड कर जाते हैं। किसके अंदर? इन प्रोजेनी। वो कैरेक्टर प्रोजेनी के अंदर क्या कर जाते हैं? ब्लेंड कर जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोजेनी के अंदर क्या कर जाते हैं? ब्लेंड कर जाते हैं। ब्लेंड समझ में आता है? मिक्स कर जाते हैं। क्लियर है? ये मिक्स कर जाते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे। क्लियर है? हम आगे की बात करेंगे। अब हम आगे जा रहे हैं। देखो देखो, यही चीज एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि इतने बीसी के आसपास हमें पता था कि जो भी वेरिएशन है वो रिप्रोडक्शन से आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है। तो उन्होंने क्या यूज किया? सिलेक्टिवली ब्रीड किया एनिमल्स को। यस। और क्या डेवलप करी? साहिवाल काऊ, पंजाब में। तो ये पर साइंटिफिक नहीं था। ये सब क्या था? साइंटिफिक नहीं था, ये कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल और डोमेस्टिकेशन को यूज करके इन्होंने इंप्रूव ब्रीड डेवलप करी, पर ये साइंटिफिक नहीं था। यही बात हम यहां बता रहे हैं आपको। ठीक है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट के काम है, पर वो साइंटिस्ट के काम मेनली क्या आधार था कि यार पेरेंट से प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टर जाते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कह रहा था। सर ये मिक्स नहीं होते क्या? मन में सवाल तो आया होगा आपके। बेटा ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे मेंडल के काम से। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि यार मेंडल जो थे ना, ग्रीगोर मेंडल, उनका बहुत स्पेशल काम है जेनेटिक्स पे, इसीलिए हम उनके काम से आगे पढ़ रहे हैं। अगर उनका काम स्पेशल नहीं होता तो हम पढ़ते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें जो जेनेटिक्स है ना वो मेंडल के अराउंड पढ़नी है। तो इसीलिए जो चैप्टर का पहला हिस्सा है वो मेंडल के कंट्रीब्यूशन को पढ़ाता है कि उन्होंने कैसे काम किया, जेनेटिक्स को एज अ ब्रांच कैसे डेवलप किया। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम, थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है। तो पहली साइंटिफिक स्टडी किसने करी है? ग्रीगोर मेंडल ने। ग्रीगोर मेंडल के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। 1822 में इनका जन्म होता है। ये एक बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, इनकी फैमिली के पास। ठीक है। इनको किसी तरीके से मतलब इनको भेजा जाता है एक मोनेस्ट्री में एज अ प्रीस्ट काम करने के लिए। समझो ध्यान से, वहां पर ये काम करते हैं। वहां से इनको भेजा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पढ़ने के लिए, मतलब मोनेस्ट्री भेजती है इनको पढ़ने के लिए बाहर। वहां से जब ये वापसी आते हैं मोनेस्ट्री में तो ये ज्वाइन करते हैं एज अ टीचर। जब ये एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं तो जहां रहते हैं ना उसके बैकयार्ड में किचन होता है, मतलब थोड़ा सा गार्डन होता है किचन का। वहां पर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं पी प्लांट का। क्लियर है? तो वहां से ये जो काम करते हैं ना बेटा वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि इन्होंने जिस ईयर में काम किया, जैसे मैं आपसे पूछूं सेल में न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। इनका एक्सपेरिमेंट 1856 के आसपास है, जब ना तो हमें गैमेट्स पता थे, ना तो हमें जाइगोट पता था, ना हमें माइटोसिस पता थी, ना हमें मियोसिस पता थी। अगर किसी को यह सब नहीं पता है तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना लगभग नामुमकिन था, पर उन्होंने किया। तो कहते हैं ना कि जब अगर कमी रहती है बेटा रिसोर्सेज की, अगर हमें कमी है किसी चीज की, तो ही हम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे पाते हैं। अगर सुविधाओं में जी रहे होंगे तो शायद मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे। हम हमेशा दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि यार उसको अच्छा मिला, हमको अच्छा नहीं मिला, या उसकी सक्सेस आसानी से हो गई, हम उसके पीछे का शायद एफर्ट नहीं देख पाते। हम हमेशा खुद को देखते हैं कि यार हमें कमी थी चीज की, इसलिए कह रहा हूं। तो जितना अनलकी मेंडल थे, जितनी कमी में उन्होंने काम किया, तो एक जज्बा था चीजों को करने का। तो देखते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल ने बेटा बर्थ ईयर 1822 है, थोड़ा सा यहां गड़बड़ लिखी है, बर्थ ईयर 1822 है ना। उन्होंने कोई सिसिलियन विलेज है वहां पर उनका बर्थ हुआ। फिर उन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली सेंट ऑगस्टिन की। फिर उनको भेजा गया 1843 में पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वहां से 1847 में वो वापसी आ गए। क्लियर है? और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया किस पर? पी प्लांट पर। पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया।
ये वाला डाटा हमारे काम का नहीं है, इसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो पर यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल। ये यूजफुल नहीं है क्योंकि मेंडल के बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़नी। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया पी प्लांट पर, जिसे हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, पाइजम सटाइवम कहते हैं। पी प्लांट जो है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए 1856 से 63 तक, ये 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया। सोचो इस समय इंडिया में तो 1857 का रेवोल्यूशन चल रहा था, लोग लड़ रहे थे आपस में। उस समय जहां पर कोई डिस्कवरी नहीं थी, इन्होंने कितना स्पेशल काम किया होगा। इनका काम पब्लिश हुआ 1865 में, 65 में, पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। रिकॉग्नाइज नहीं हुआ क्योंकि बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन क्या था कि जो इनका काम था ना, इनके समय से पहले की बात थी। मान लो आज कोई कहता, बहुत साल पहले कोई कहता कि हम उड़ सकते हैं हवाई जहाज में, कोई मानता ही नहीं। इस तरह की इनकी बात थी, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर किया। अब ये रीडिस्कवर कैसे किया होगा, किताब खोजी होगी नहीं, उन्होंने क्या किया होगा, जो इनके पेपर्स लिखे हुए थे ना उनको पढ़ के देखा, दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उन 3 साइंटिस्ट के नाम है बेटा ह्यूगो डी वेरिस, ये वो हैं जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ह्यूगो डी वेरिस, एरिक वॉन टेस्मार्क और कार्ल कॉरेंस। ये वो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर किया 1900 में, और ये पाया कि इनका काम बिल्कुल ठीक था। मेंडल ने कभी कोई लॉ दिए ही नहीं थे, मेंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। आप देखो एक्सपेरिमेंट कितने साल तक चले, 7 साल तक चले। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट की अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी। बाद में इन्होंने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन को कन्वर्ट किया लॉ में, जिसे आज हम जानते हैं मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक ऐसा आदमी जिसने 1856 से लेकर 1863 तक काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, 1865 में पब्लिश किया और 1885 में उसकी डेथ हो गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका काम कोई पहचानेगा। वो सोच सकते हो कितना दुख रहा होगा उसको कि उसने जिस पर अपना पूरा जीवन लगा दिया वो काम किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और 1900 में जब माइटोसिस मियोसिस पता लग चुकी थी, गैमेट्स के बारे में जानकारी आ चुकी थी, तो दोबारा से जब उनके काम को देखा गया तो पाया गया बिल्कुल ठीक है। आप सोचो उनको रिकॉग्निशन तब मिली जब वो डेथ हो चुकी थी उनकी। ये समझ पा रहे हो? तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस था, कितना बड़ा वर्क था जो रह गया उनके सामने, उन्होंने किया पर लोग पहचान नहीं पाए। इससे उनका नुकसान नहीं है, दुनिया 20 साल पीछे चली गई एक तरीके से, क्योंकि पहले पता चल जाता तो शायद हम जेनेटिक्स में और आगे हो चुके होते, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लांट पर किया गया था। मतलब वो क्या करते थे, प्लांट को क्रॉस कराते थे। प्लांट को क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे। ये प्लांट लेते थे, इनको आपस में क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे और उसके रिजल्ट ऑब्जर्व करते थे। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो हम मेंडल के काम को समझेंगे। आपके लिए जो याद करने की चीजें एग्जाम के लिए वो सिर्फ ये है, ये है, ये वाला नहीं आएगा ना, आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी कहती है हेडवे, हेडवे मतलब इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी का मतलब है 1850 के आसपास की बात कर रहा है। दैट हेडवे, हेडवे मतलब स्टार्ट हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। यस, काम स्टार्ट होता है। ग्रिगोर मेंडल कंडक्टेड कौन सा एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किस पर, गार्डन पीपर, मटर पे। कितने साल तक, 7 साल तक। सही है। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिया। उन्होंने मेनली ऑब्जर्वेशन दी थी, हम उसे लॉ मानते हैं क्योंकि वो सही पाया गया हमने। ठीक है, अब आते हैं जरा। अब सवाल ये उठता है कि यार मेंडल जो थे ना, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मेनली पी प्लांट पर क्यों किया, किसी और पर क्यों नहीं किया? उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन था। पी प्लांट जो होता है ना बेटा, पी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल जो है वो एक सीजन में कंप्लीट कर लेता है। मतलब 30-35 दिन में कंप्लीट कर लेता है इन 1 सीजन। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। नेचुरली क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, पर उसमें क्या हो सकती है, कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड। उसमें क्या हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है।
ये वाली बात समझ में आ रही है? वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, पर उसमें क्या हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। उसमें जो कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे कैरेक्टर प्लांट हाइट, वो इजिली ऑब्जर्व होते हैं। इजिली ऑब्जर्व होते हैं कहां से? फ्रॉम आउटसाइड। आसानी से हम उसको क्या देख सकते हैं, बाहर से कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या लिया, पी प्लांट लिया। अब सवाल ये उठता है, यार मेंडल ने ऐसा क्या किया, एक्सपेरिमेंट में ऐसी क्या खास बात ध्यान रखी जो उसके पहले वाले वैज्ञानिकों ने नहीं रखी होगी? या ऐसा क्या रीजन था कि मेंडल को सक्सेस मिली? अगर मैं आपसे पूछूं रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मैं एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं कि चार लोगों को बुलाओ और पूछो तुम्हें चाय अच्छी लगती है कॉफी, तो दोने का चाय दोने का कॉफी। तो ये सैंपल साइज बहुत छोटा है ये पता लगाने के लिए कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। मेंडल ने क्या किया था, जब क्रॉस करा रहा था तो बहुत सारे प्लांट लिए थे क्रॉस कराने के लिए। मतलब उन्होंने जो प्लांट के बीच में क्रॉस कराया ना, उसके लिए बहुत सारे प्लांट लिए क्रॉस कराने के लिए। तो उसे हम कह सकते हैं कि मेंडल ने लार्ज सैंपल साइज लिया, जिससे ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिली। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब हमें विश्वास होता है रिजल्ट पे। ये पहला रीजन है टू इट्स रिजल्ट। जो भी वो रिजल्ट ला रहे थे उस पर ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, जो भी रिजल्ट आए, जैसे मान लो उन्होंने ये दो प्लांट लिए, इनको क्रॉस कराया, ये रिजल्ट आए, इसे F1 कहा। फिर इसकी बार बार उन्होंने सेल्फिंग करी, मतलब इन दोनों के प्लांट से जो प्लांट आया उसकी फिर सेल्फ पॉलिनेशन करी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया उन्होंने बेटा, उन्होंने रिजल्ट को चेक किया कैसे? बाय रिपीटेड सेल्फिंग। बार बार सेल्फिंग कराकर उन्होंने क्या किया बेटा, रिजल्ट को चेक किया कि वो सही आ रहा है कि नहीं। तीसरी चीज क्या थी बेटा, जब मेंडल को भेजा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, तो वहां पर उन्होंने मैथ्स फिजिक्स ये सब पढ़ा था बायो के साथ। तो कहीं ना कहीं वो मैथ के लॉजिक यूज कर रहे थे डाटा को मैनेज करने में। जो भी रिजल्ट का डाटा आता था उसको वो मैनेज करते थे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, यूज किया मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिससे क्या हुई बेटा, ग्रेटर इंटरप्रिटेशन आती है। रिजल्ट को हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑफ रिजल्ट की ग्रेटर इंटरप्रिटेशन आती है। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी बेटा, उन्होंने, देखो मैं मेरी बात समझना ध्यान से, उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। मान लो एक प्लांट को क्रॉस कराया, ध्यान सुनेंगे, इस प्लांट को क्रॉस कराया इससे, ये टॉल था, ये डॉर्फ था, यहां पर सारे आए टॉल। फिर इसकी सेल्फिंग करी तो 2999 आए टॉल और 1001 आया डॉर्फ। तो इसको इन्होंने देखा यार ये 3:1 की रेशियो में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रिजल्ट जो भी आया उससे एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाने की कोशिश करी। हम ये कह रहे हैं कि मेंडल ने जो भी क्रॉस करके रिजल्ट आए उससे एक जनरल प्रिंसिपल देने की कोशिश करी। तो मेंडल ने क्या किया, ट्राई टू प्रपोज जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रेदर अनसब्सटेंटेड डाटा। मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई डाटा नहीं दिया जिसको वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था किसी चीज से। उसने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, सुनना, मेंडल ने जो भी रिजल्ट आया उसको एक प्रिंसिपल की फॉर्म में, मतलब यार 3:1 की रेशियो आ रही है, मैं ये देख रहा हूं कि टॉल डॉर्फ को क्रॉस करा रहा हूं, सारे टॉल आ रहे हैं, उसकी सेल्फिंग कर रहा हूं तो 3:1 की रेशियो आ रही है। तो मेंडल ने एक जनरल प्रिंसिपल देने की कोशिश करी, ना कि एक कुछ भी चीज एक्सप्लेन की टॉल क्यों आया, डॉर, ये सब नहीं। एक सिद्धांत बनाया कि भाई 2 को क्रॉस कराऊंगा तो एक जैसा आएगा, फिर उसके बाद क्रॉस में 3:1 की रेशियो आएगी। तो एक जनरल प्रिंसिपल बनाने की कोशिश करी, ऐसा कोई डाटा नहीं दिया जिसको वो प्रॉपर सपोर्ट ना कर सके। ये वो कारण थे जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। सही है, यही एनसीईआरटी भी कहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी कहती है आपसे कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ,
स्टैट्स और मैथमेटिक्स को यूज किया गया बायो में, सही है। उन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिया, जिसने ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी उसके काम को, यस। दूसरा, उन्होंने अपने रिजल्ट को, देख रहे हो, कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंस, रिजल्ट को एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन, कई जनरेशन तक सेल्फिंग करा करा कर किया उसने रिजल्ट को, सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट एक जनरल रूल बता रहा था, रेदर एक ऐसा डाटा जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? मतलब उन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिया, एक जनरल प्रिंसिपल दिया, समझ में आ रहा है, बार बार सेल्फिंग करी, मैथ्स यूज करी और स्टैट्स यूज करी बायो में, ताकि बेटर रिजल्ट आ सके। ये सब मेंडल क्यों कर रहे थे? एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, एक पैटर्न देख रहे थे। मेंडल क्या कर रहे थे, जब पी प्लांट में क्रॉस करा रहे थे, एक पैटर्न देख रहे थे। ये वो रीजन है जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। क्या रीजन है? कि उन्होंने मैथ्स यूज करी डाटा को मैनेज समझने के लिए, उन्होंने एक प्रिंसिपल देने की कोशिश की, सैंपल साइज बढ़ा लिया, बार बार सेल्फिंग कराई। मेरी बात समझ में आ रही है? बार बार क्या कराई? सेल्फिंग कराई। क्लियर है? अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कैसे किया। मान लो मैं मेंडल हूं, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा, एक बार सोचते हैं। तो मैंने क्या किया होगा, सबसे पहले मैंने प्लांट्स लिए होंगे, सही है, जिनके बीच में क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। पेरेंट क्या होते हैं बेटा? दोज प्लांट जिनके बीच में विच नीड टू बी क्रॉस। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मेंडल ने क्या किया, जो पी प्लांट था, पी प्लांट में मेंडल ने 14 प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली। मतलब टोटल 7 कैरेक्टर लिए और कितनी वैरायटी ली, प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग 14। मतलब प्योर लाइन का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे मान लो ये टॉल है, तो टॉल कैपिटल टी है। टॉल क्या है? कैपिटल टी। तो ये प्योर लाइन है। प्योर लाइन का क्या मतलब होता है? अगर मैं इसकी सेल्फिंग करूं, सेल्फिंग का मतलब इसको सेल्फ पॉलिनेट करूं तो सिर्फ टॉल आएगा, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करूं टॉल आएगा। तो प्योर लाइन का मतलब होता है कि मेंडल ने क्या किया, टॉल, ड्वार्फ, ऐसे 2 हो गई, राउंड, रिंकल्ड, ऐसे करके टोटल 14 प्योर लाइन वैरायटी ली, जिनको क्रॉस में यूज किया। और ये जो 14 प्योर लाइन वैरायटी थी, ये टोटल कितने कैरेक्टर के लिए थी? 7 कैरेक्टर्स के लिए थी, उन्होंने लिया। प्योर लाइन का क्या मतलब होता है? प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगस, जिसकी रिपीटेड सेल्फिंग करने से, बार बार सेल्फिंग करने से वही मिले, सेम ट्रेट इनहेरिटेड, सेम ट्रेट क्या हो? इनहेरिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्योर लाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? प्योर लाइन बोल देते हैं। कि बार बार सेल्फिंग करने से, बार बार सेल्फिंग करने से अगर वही चीज इनहेरिट होगी, तो उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? उसको हमने क्या बोल दिया? प्योर लाइन बोल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको हमने क्या बोल दिया? प्योर लाइन बोल दिया। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, ये चीज समझ में आ रही है? चलिए आगे चलेंगे। अब क्या है बेटा, हम क्या जानेंगे कि मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर लिए। देखो ये 7 लिए थे उन्होंने, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं कौन से 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए, देख लो ध्यान से। सबसे पहले उन्होंने लिया प्लांट हाइट। मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कैरेक्टर किसे कहते हैं। कैरेक्टर किसे कहते हैं बेटा? ध्यान से सुनना। कैरेक्टर का नाम है प्लांट हाइट। क्या नाम है? प्लांट हाइट। उसकी 2 ट्रेट हैं। ट्रेट समझ में आता? 2 कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है हल्का सा अंतर है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। उस कॉन्ट्रास्ट, देखो कैरेक्टर का नाम है प्लांट हाइट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है टॉल और ड्वार्फ। मतलब इसकी 2 फॉर्म है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक कैरेक्टर की 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट भी हो सकती है। किसी कैरेक्टर की 1 ट्रेट भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कान की पोजीशन, कान की पोजीशन सबकी यहां है ना,
तो कान की पोजीशन की एक ही ट्रेट है यहां पे, किसी का सर पे तो है नहीं। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं उसकी दो ट्रेट होती है, जैसे टॉल डॉर्फ, जैसे ये कैरेक्टर है फ्लावर कलर, तो इसमें मेरे पास वायलेट और वाइट, यस। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, एक्सियल क्या होता है बेटा, जैसे ये लीफ है यहां पर फ्लावर हो। टर्मिनल, टर्मिनल का क्या मतलब होता है, टॉप पर ऐसे यहां पर फ्लावर हो। पॉड शेप, उसमें एक आ जाता है स्मूथ, मटर का छिलका देखा एकदम स्मूथ होता है, और एक ऐसे वाला मटर होता है उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। ऐसे पॉड का कलर ग्रीन, पॉड डोमिनेंट है, येलो कैसा है, रिसेसिव है। सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, ऐसे सीड कलर येलो और क्या आ गया, ग्रीन आ गया। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर लिए थे, ऐसे करके 7 कैरेक्टर लिए थे। ये जो 7 कैरेक्टर थे हर एक की 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी, उनमें से एक डोमिनेंट ट्रेट थी, एक रिसेसिव ट्रेट थी। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, ये कि जब ये दोनों साथ होंगी तो कोई एक दिखेगा, क्लियर है, डोमिनेंट वाला दिखता है। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, हर कैरेक्टर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी। उनमें से कैसे याद करना है बेटा, आपने याद करना है सबसे पहले प्लांट हाइट, उसके बाद मेरे पास फ्लावर, पॉड और सीड, इनके 2-2 कैरेक्टर हैं, यस सही है। फ्लावर में कलर ऊपर है, पोजीशन नीचे है, बाकी दोनों में कलर नीचे है। सीड में क्या है, कलर नीचे है, यहां सीड की शेप, पॉड की शेप, यस। ऐसे करके 7 है, 7 कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डोमिनेंट कौन सी है। ये देख, ये सारी डोमिनेंट है, ये सारी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, ये सारी डोमिनेंट ट्रेट है। ये वाली क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, क्लियर है, रिसेसिव ट्रेट है। तो कितनी ट्रेट ली थी, 7 कैरेक्टर ली थी और उसकी हर एक की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी। मैं जो बात आपको कह रहा था कि हर एक कैरेक्टर की 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कान की पोजीशन, ईयर पोजीशन यहां है तुम्हारी मेरी सबकी, यहां है, कोई ऐसा दिखा जिसके सर पे हो नहीं, तो यहां ईयर पोजीशन का एक ही है यहां पर, ठीक है। ऐसे ही मान लो प्लांट हाइट है, टॉल डॉर्फ 2 हो गई। आई कलर देख लो, किसी की ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, ब्लू होती है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा ट्रेट हो गई। तो किसी भी कैरेक्टर की एक से ज्यादा ट्रेट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए उसकी कितनी ट्रेट थी बेटा, हर एक कैरेक्टर की 2 ट्रेट थी, और वो दोनों ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग थी, आंख से आसानी से दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट यूज किया। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते थे पहले बेटा, क्रोमोसोम नंबर लिखवाते थे। पी प्लांट में टोटल कितने क्रोमोसोम है बताओ, पी प्लांट में टोटल 2n = 14 क्रोमोसोम है। ये जो 7 कैरेक्टर लिए ना, ये सातों कैरेक्टर याद रखना बेटा, ये सातों कैरेक्टर हमारे पास सिर्फ 4 क्रोमोसोम पर होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर लिख दिए भाई। टोटल कितने क्रोमोसोम है बताओ, 7 पेयर हैं, मतलब 7 क्रोमोसोम है, 7 जोड़े हैं। अब इसमें से जो ये वाला कैरेक्टर है कौन कौन सा, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप, ये दोनों, ये तीनों किस पर प्रेजेंट है, 4th क्रोमोसोम पे। तो इसका मतलब टोटल जो 7 कैरेक्टर थे मेंडल के, वो कितने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम। सर अभी तो कह रहे थे 4 क्रोमोसोम मतलब कौन कौन सा, 4th पे, 1st पे, 5 पे और 7 पे। 5वें क्रोमोसोम पे पॉड कलर था, चौथे वाले पे 4th पे 3 कैरेक्टर थे। फ्लावर कलर पर ये देख रहे हो, फ्लावर कलर और सीड कलर एक ही क्रोमोसोम पे, ये याद रहेगी। तो 44144 क्या है, 41445711, ये याद करना आपने, यस ये याद करना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो क्या किया था, देखो ये लिखा हुआ है यहां पे। मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कराए थे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग समझ में आता, होमोजाइगस ली थी।
ट्रू ब्रीडिंग इन वन दैट हैविंग अंडरगो कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। मतलब मान लो ये टॉल प्लांट है, अगर इसकी आप सेल्फ पॉलिनेशन करते जाओ तो वही आएगा। क्लियर है, वही आएगा। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट जो क्या है एज पेयर्स, है ना, जो किसमें थी, पेयर में, जिसमें क्या था, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, उसमें सारी समानता थी एक को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लांट टॉल है, ये ड्वार्फ है, बाकी इसमें सारे फीचर सेम है, तो किसी एक फीचर को छोड़ के बाकी के सारे फीचर सेम होते थे। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग वर सिलेक्टेड स्मूथ रिंकल्ड। तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट पूछता है बेटा। यहां से क्या पूछता है कि कौन सी ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है। आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने ये सीखा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया था, 14 प्योर वैरायटीज ली थी, ट्रू ब्रीडिंग, उनके बीच में क्रॉस कराया था, और वो कितनी थी, 7 जोड़े थे, 7 पेयर थे, जिसमें एक जोड़ा खाली एक फीचर में लगता है, ये टॉल ड्वार्फ है, बाकी के सारे फीचर सेम है। ये समझ में आ रहा है। उसके बाद आपने याद करना है कि इसमें से कौन सी डोमिनेंट ट्रेट थी, प्लांट हाइट में टॉल डोमिनेंट है, कौन सी डोमिनेंट ट्रेट थी, कौन सी रिसेसिव ट्रेट थी, ये याद करनी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अब हम क्या बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा बात करते हैं क्रॉस बिटवीन पेरेंट। देखो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, मुझे क्या लेने पड़ेंगे, 2 पेरेंट लेने हैं जो प्योर होने चाहिए या ट्रू ब्रीडिंग होने चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो मैंने ये जो पेरेंट लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ये वाला हमारे पास क्या था, टॉल था, यस, और ये था मेरे पास ड्वार्फ। इसका पॉलन हो सकता है इस पे ट्रांसफर किया हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो इनके क्रॉस से आया उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या उसका नाम होता है फिलियल 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ, मैं किसी टॉल प्लांट को जो इन दोनों के क्रॉस है, इसको क्रॉस करा रहा हूं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें मेरे पास टॉल प्लांट भी आए और ड्वार्फ भी आया, यस। टॉल कितने आए देख रहे हो, ये मैंने क्रॉस कराया। तो क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 पेरेंट इनको क्या लेना पड़ेगा, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। उसके बाद जो आएगी, जो F1 जनरेशन आएगी, वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। वो क्या होगा, मेरे पास हाइब्रिड होगा। फिर हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन की हम क्या करने वाले हैं, सेल्फिंग करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही, ऐसे ही मेंडल ने किया होगा। मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराई, ये इसको F1 बोला और ये वाली जनरेशन को क्या बोला इन्होंने, F2 जनरेशन बोला, यस और नो, क्लियर है। और ऐसे ही आगे फिर F3 और ये सब लाए होंगे। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कराया, टॉल को ड्वार्फ से, राउंड को रिंकल से, समझ में आ रहा है, ग्रीन को येलो से, इस तरीके से क्रॉस कराए। अब जो मेंडल ने ऑब्जर्वेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेंडल ने क्या ऑब्जर्वेशन करी वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये चीज देखो, यहां पे बोल रहा है ये चीज, ये कह रहा है कि टेक एन एग्जांपल ऑफ सच एन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जहां मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कराया टॉल को ड्वार्फ से, यस। फिर उन्होंने जो सीड आए उसको ग्रो किया, उसको क्या किया, ग्रो किया, और फिर उसको बोला पहला हाइब्रिड जनरेशन, उसको F1 जनरेशन बोला। फिर मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन के सारे टॉल थे उनको दोबारा से क्या करी बेटा, उसकी सेल्फिंग करी। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन विद अदर प्लांट, यस, क्लियर। फिर उसकी सेल्फिंग करी। अब देखो उन्होंने रिजल्ट क्या देखा क्रॉस का, उन्होंने रिजल्ट क्या देखा बेटा, देखो ध्यान से। उन्होंने क्रॉस कराया था टॉल को ड्वार्फ से। तो ये वाली जो जनरेशन है ये पेरेंट थी, इसको हम कहते हैं पेरेंटल, ये प्योर जनरेशन थी।
इनके क्रॉस से मेरे पास टॉल आए जिसको मैंने F1 जनरेशन बोला, और जितने भी आए ये सारे टॉल आए। फिर मैंने क्या करी, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करी, और फिर मेरे पास यहां पर टॉल भी आए और ड्वार्फ भी आए, पर टॉल 3 आए और फिर एक ड्वार्फ आए, मतलब हर 4 में से 3 ड्वार्फ मतलब टॉल आए। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो रिजल्ट आया क्रॉस का, रिजल्ट जो क्रॉस का आया वो देखो कैसे आया होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ टॉल आए, ओनली टॉल, मतलब कोई एक पेरेंट से मैच कर रहा है, सिमिलर है किसी एक पेरेंट से। मेरी बात सुनो, ये टॉल इन दोनों से किसी एक से मैच कर रहा है, सिमिलर टू वन पेरेंट ओनली, एक पेरेंट से मैच कर रहा है, सिमिलर टू वन पेरेंट ओनली। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा बेटा, ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में टॉल डॉर्फ दोनों आते हैं। तो F2 जनरेशन क्या होती है बेटा, F2 जनरेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना, F2 जनरेशन में बोथ टॉल एंड ड्वार्फ दोनों आए। मतलब देखो मेरी बात समझना बच्चे, मेरी बात समझना, देखो क्या ऑब्जर्वेशन थी, मेंडल ने देखा कि जब हम टॉल को डॉर्फ से क्रॉस करा रहे तो सिर्फ टॉल आ रहा है, उसको उन्होंने बोला कि F1 में एक ही पेरेंट से जैसा आया। दूसरा उन्होंने देखा कि F2 में टॉल और ड्वार्फ दोनों आए, है ना, टॉल और ड्वार्फ दोनों आए। दूसरा उन्होंने ये देखा कि F2 जनरेशन में टॉल ज्यादा थे, टॉल क्या थे, ज्यादा थे, टॉल क्या थे, ज्यादा थे, कितने थे, 3:1 की रेशियो में थे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन थी। देखो सबसे पहले क्या था, मैंने पेरेंट सिलेक्ट किया, पेरेंट का चुनाव किया, फिर उनके बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मेंडल की ऑब्जर्वेशन है, उनको समझो ध्यान से, जो मैं यहां लिख रहा हूं। मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन में उन दोनों में से किसी एक से मैच कर रहा है, F2 जनरेशन में दोनों से मैच कर रहा है पर कोई एक ज्यादा है। अब मेंडल के दिमाग में कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई, दोनों का कैरेक्टर अगर आया था इसमें तो दोनों दिखने चाहिए थे, और अगर दोनों नहीं दिखते, कोई एक का आया था, तो फिर दोबारा से ड्वार्फ कैसे आया। इस सब को वो सोचने लगे, तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो मेंडल ने जो देखो फिर क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो टॉल प्लांट, है ना, फाउंड दैट, उन्होंने क्या पता कि देख रहे हो, उन्होंने कहा कि F2 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ भी आई, यस यस, और जो किसमें नहीं दिखा था, F1 में नहीं दिखा था, ड्वार्फ आ गया। और दूसरा वो रेशियो देख रहे हो, 1/4 में और 3/4 ऐसे रेशियो आ रही है। तो ये क्या है बेटा, ये उसका रिजल्ट है, जो ये हम लिख रहे हैं ना, रिजल्ट है कि F1 जनरेशन में सिर्फ F1 जनरेशन में टॉल आया, मतलब दोनों में से एक जैसा आया, F2 में दोनों आए, ये आ रहा है हर 4 में से, ये आ रहा है 1 हर 4 में से। तो ये चीज देखी। अब इसको लेकर मेंडल ने एक ऑब्जर्वेशन दी। मेंडल ने कहा कि मान लो, ध्यान दो, मान लो कि कुछ ऐसा है जिसको हम फैक्टर कह रहे हैं, इसमें 2 फैक्टर हैं टॉल में, इसमें भी 2 फैक्टर हैं ड्वार्फ में। देखो ये टॉल के फैक्टर है, उन्होंने कहा कि टॉल में ये फैक्टर है, ड्वार्फ में ये फैक्टर है, उनको क्रोमोसोम तो पता नहीं थे। उन्होंने कहा जब टॉल आया ना तो दोनों के फैक्टर साथ में आ गए, ये और ये साथ में आ गए, मतलब एक फैक्टर यहां से आ गया, एक फैक्टर यहां से आ गया। फिर उन्होंने कहा कि जब दोबारा से टॉल और ड्वार्फ बने ना, टॉल और ड्वार्फ बने ऐसे, टॉल और ड्वार्फ बने, तो ये फैक्टर जो है इस तरीके से चले गए, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। देखो उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला। उन्होंने क्या बोला, सुनना ध्यान से, जो ऑब्जर्वेशन, देखो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट कराया ना, आपको समझना पड़ेगा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, जो प्लांट के बीच में एक सिंपल क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, सबका अलग अलग करा के देखा। जब उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया, तो उन्होंने बोला यार जब मैं टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करा रहा हूं तो टॉल आ रहा है, और वो दोनों में से किसी एक से मैच कर रहा है। फिर उन्होंने जब सेल्फिंग करी तो दोनों जैसा आ रहा है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन को ही हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, समझो ध्यान से, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, बिना बदले पास हो रहा है, अनचेंज मैनर,
अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट टू प्रोजेनी। कह रहा है कि कुछ ऐसा है जो पास हो रहा है, स्टेबली पास हो रहा है। कहां से? पेरेंट से प्रोजेनी पर, मतलब माता पिता से। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ ऐसा है जो बिना बदले बच्चे में जा रहा है। उसको उन्होंने क्या बोला, उस समथिंग को क्या बोला? दैट समथिंग, जो चीज पास हो रही है, उस समथिंग को उन्होंने क्या बोला? फैक्टर बोला। दैट समथिंग इज फैक्टर। नाउ उसको हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज जीन। उसको अब हम किसके नाम से जानते हैं? जीन, जो यूनिट है इनहेरिटेंस की। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, सबसे छोटी लाइफ की यूनिट क्या है? सर सेल है। ऐसे ही किसी भी कैरेक्टर को पास करने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जीन होती है। यस, मेंडल को क्योंकि जीन नहीं पता था, क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे, तो मेंडल ने उसको नाम दिया फैक्टर का। तो मेंडल ने बोला कि कुछ ऐसा है, देखो कुछ ऐसा है जो पेरेंट से बिना बदले बच्चे में जा रहा है, ऐसे का ऐसा। उसको उन्होंने क्या बोला? फैक्टर बोला। उन्होंने कहा कि ये फैक्टर आपस में मिक्स नहीं होते, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं। तो मेंडल ने क्लियरली ऑब्जर्व किया, मेंडल ने कहा कि यार कुछ ऐसा है ना जो इस वाले टॉल से इस वाले टॉल में गया है, इस वाले ड्वार्फ से भी टॉल में गया है, पर दिखा क्यों नहीं? उसने कहा कि चलो एक फैक्टर यहां से यहां आ गया, एक फैक्टर यहां से यहां गया। फिर उसने देखा कि जब यार ये दो अलग अलग फैक्टर हैं पर दिखा तो सिर्फ टॉल वाला, इसका मतलब जब दो फैक्टर अलग अलग होते हैं तो कोई एक ही दिख पाता है। इसको देखकर उन्होंने फिर लॉ डेवलप किए जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको यह समझना पड़ेगा, मेंडल ने टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल को लेकर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कराए जिसमें उन्होंने पेरेंट सिलेक्ट किया, क्रॉस कराया, वैसे ही रिजल्ट आया कि F1 में दोनों से मैच कर रहा है। F2 में क्या कर रहा है बेटा? F2 में F1 में दोनों से मैच कर रहा है, F2 मतलब F1 में किसी एक से मैच कर रहा है, F2 में दोनों से मैच कर रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि यार पेरेंट से कुछ ऐसा है जो इसमें आ रहा है। अब मान लो मेंडल कहता है कि चलो एक एक आके, मान लो मैं मान लेता हूं यहां पर एक एक फैक्टर था, होता एक एक फैक्टर होता यहां पर, तो फिर मैं यहां दो कैसे लिख सकता था? यहां दो कैसे लिख सकता था भाई? या तो दो इसमें भी होंगे तभी तो दो इसमें आएंगे। तो उनके अनुसार क्या था कि फैक्टर ऐसे जोड़ों में होते थे, पेयर में होते थे। फैक्टर कैसे होते थे? पेयर में होते थे। तो इसमें से एक फैक्टर, इसमें से एक फैक्टर। अब जब पेयर में फैक्टर आ गया, पेयर में फैक्टर आ गया, कोई एक फैक्टर ही खुद को दिखा पाता था, इसलिए टॉल आया। इसलिए ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये वाला फैक्टर तभी दिखा पाएगा जब दोनों एक जैसे होंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन मेंडल को हो रही थी, क्योंकि वो इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ना। आप खुद से देखो, ये तो आधा टॉल आधा डॉर्फ होना चाहिए था, दोनों के फैक्टर है। तो मेंडल ने फिर क्या किया? लॉ दिए बेटा। अब ये लाइन एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि समथिंग बीइंग स्टेबली पास, देखो ध्यान से, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज मैनर में, देख रहे हो अनचेंज, कहां से? पेरेंट से बच्चे में। मेंडल ने क्या बोला? उसको मेंडल ने कहा फैक्टर। एक सक्सेसिव जनरेशन का मतलब समझ में आ रहा है? एक जनरेशन से दूसरे। नाउ वी कॉल देम एज जीन। यस, क्लियर है? और दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस। किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये डायग्राम दिखाकर कहूं, मान लो ये फैक्टर है, तो सबसे पहले व्हाट इज फैक्टर? व्हाट इज फैक्टर? ये फैक्टर है, तो ये एक तरीके से कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है बेटा? ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ए। दूसरा, ये कोई ट्रेट एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? सर ये ट्रेट एक्सप्रेस करता है, कोई ना कोई ट्रेट को ये एक्सप्रेस करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ट्रेट एक्सप्रेस करता है, ये कहीं ना कहीं ट्रेट एक्सप्रेस करता है। तीसरी चीज, फैक्टर नॉर्मली पेयर में होते हैं। फैक्टर अकर इन पेयर्स, वो जोड़ों में होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे ये पेयर है, अगर सिमिलर पेयर होगा तो उसे प्योर बोलेंगे। अगर डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर समझ में आता है? अलग अलग। अगर डिसिमिलर पेयर होगा उसमें एक ही एक्सप्रेस करता, ओनली वन एक्सप्रेस। और कौन एक्सप्रेस करता है? डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस करता है।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप अगर ध्यान से देखो, यहां दोनों में एक एक अलग अलग तरह के फैक्टर है, पर टॉल क्यों दिखा? क्योंकि टॉल वाला फैक्टर दिखा। ऐसे अगर आप काउंट कर लो ना, टोटल 4 फैक्टर टॉल वाले हैं, ऐसे ही 4 फैक्टर ड्वार्फ वाले हैं, पर ये तीनों टॉल आते हैं और ये अकेला ड्वार्फ आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला फैक्टर इस पर डोमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं मेंडल जो थे वो एक कुछ लॉ की तरफ जा रहे थे, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, देखो उसके क्या स्टेप हैं, ध्यान से सुनो। समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड, कुछ ऐसा है जो बिना बदले पेरेंट से बच्चे में गया है। मेंडल ने उसका नाम दिया फैक्टर। मेंडल को उस वक्त ना क्रोमोसोम दिखते थे, ना जीन पता थी, कुछ पता ही नहीं था। तो उन्हें पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा होता है जो पेरेंट से बच्चे में जाता है, उसे उन्होंने फैक्टर बोला। फैक्टर बिना बदले जाता है, मिक्स नहीं होता। मिक्स नहीं होने का मतलब येलो वाला पिंक के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है बेटा, मैं आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको जीन और ये सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। देखो, जो भी ऑब्जर्वेशन मेंडल की अभी हमने पढ़ी है, उसके हिसाब से मेंडल ने कुछ 2 जनरल रूल दिए थे, है ना? सही है, अपनी समझ को पक्का करने के लिए। उसको हम, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉ या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे 2 लॉ आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो भी रिजल्ट आया, अभी क्या रिजल्ट आया भाई? रिजल्ट आया है कि दोनों के क्रॉस से ये टॉल है और नीचे 3:1 की रेशियो आ रही है। इस रिजल्ट से हम मेंडल कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी दिमाग में ला रहे थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं? लॉ के नाम से। एक लॉ है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ध्यान से सुने, मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाता हूं। ध्यान से देखो बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझो। देखो, मान लो मैंने ये टॉल वाले फैक्टर बना दिए, ये बना दिए ड्वार्फ वाला फैक्टर, और ये बना दिया मैंने टॉल, यहां पर F1 बना दिया। ये F2 आ गया। अब देखना ध्यान से, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। ये क्या है सर? टॉल है। ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ट्रेट को कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल बाय फैक्टर। और ये जो फैक्टर होता है ये जोड़े में होता है। किस में होता है? पेयर में होता है। तो ये जो फैक्टर है ये जोड़े में होता है, ऐसे जोड़े में होता है, और ये ट्रेट को कंट्रोल करता है। अगर डिसिमिलर फैक्टर है, डिसिमिलर समझ में आता है? डिसिमिलर का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें से एक एक्सप्रेस करता है, खुद को दिखाता है, ट्रेट मतलब खुद को दिखा पाता है, उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं करता उसको रिसेसिव कहते हैं। तो इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसलिए ये टॉल आया है। ठीक है, तो दिस लॉ, मेरी बात सुन रहे हो, कि ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मतलब ट्रेट को कंट्रोल करती है एक यूनिट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी यूनिट जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने आप को अलग से बनाए रखती है। तो ट्रेट को कंट्रोल करती है कि ये यूनिट, इसको कहते हैं फैक्टर। डिस्क्रीट का मतलब अलग टाइप के यूनिट। ये फैक्टर जोड़े में होते हैं। अगर डिसिमिलर पेयर होता है, मतलब अलग अलग पेयर होता है, तो कोई एक ही दिखता है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि वाई क्यों F1 में टॉल आया, F1 जनरेशन में टॉल क्यों आया। दूसरा, वाई F2 जनरेशन में 3:1 की रेशियो है। आप ध्यान से देखो, अभी भी देखोगे तो 4 फैक्टर टॉल के हैं और 4 ही फैक्टर ड्वार्फ के हैं, पर टॉल 3 और 1 की फॉर्म में ड्वार्फ क्यों आया? क्योंकि अगर डिसिमिलर पेयर होगा तो एक दिखेगा, इस वजह से ये दोनों टॉल दिखे। यही चीज कह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है जोड़े में होता है, डिसिमिलर पेयर में एक मेंबर ऑफ पेयर
खुद को डोमिनेंट करता है, दूसरा रिसेसिव होता है जो दिखता नहीं है। और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो एक्सप्लेन करता है कि वाई F1 में टॉल आया, एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, और F2 में दोनों क्यों आए, और वो 3:1 की रेशियो में क्यों आए। भाई ये एक्सप्लेन कर रहा है कि F1 में टॉल क्यों आया और F2 में 3:1 की रेशियो में क्यों आया। इसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बात समझ में आ रही है? इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे आगे अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट। देखो अब एक और लॉ है मेरे पास जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको और देख लेते हैं। देखो ये लॉ क्या कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, ध्यान से सुनेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है जैसे मान लो ये मैंने फैक्टर बना दिया ऐसे, अब यहां पर ये फैक्टर 7 आ गए, इसके साथ ये आ गया। तो ये कहता है कि जो फैक्टर है ना ये दोनों ये मिक्स नहीं होते। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, देखो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि फैक्टर्स नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, फैक्टर किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता, मतलब ये फैक्टर इसके साथ मिक्स नहीं होता। दीज फैक्टर्स रिकवर होते हैं, रिकवर एज सच, ऐसे के ऐसे रिकवर होते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे के ऐसे रिकवर होते हैं। जब मैं अगली जनरेशन में जाऊंगा तो ये दोनों फैक्टर रिकवर होंगे, ये मिक्स नहीं होते। और क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास क्या है, जाइगोट है। जब मैं गैमेट बनाता हूं, इससे गैमेट बनाता हूं, तो गैमेट में होगा क्या, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, इन दोनों में से मेरे पास गैमेट में एक जाएगा। जैसे मान लो ये एक फैक्टर है कैपिटल टी और ये एक फैक्टर है स्मॉल टी। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। तो ये कह रहा है कि ये फैक्टर आपस में मिक्स नहीं होते और गैमेट बनाते वक्त ये फैक्टर अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं कि एक गैमेट में ये चला गया, दूसरे में ये चला गया, ऐसे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमेट बनाऊं तो 50% गैमेट में 50% में कैपिटल टी जाएगा और 50% में स्मॉल टी जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब अलग अलग फैक्टर साथ आए थे तो वो ब्लेंडिंग, मिक्स नहीं होते, वो ऐसे के ऐसे अलग होते हैं। और वो अलग ऐसे होते हैं कि जब इसका गैमेट बनेगा, इसका गैमेट बनेगा तो 50% में कैपिटल टी जाएगा, 50% में स्मॉल टी। अगर मान लो इसका गैमेट बनेगा तो 50% में कैपिटल आर जाएगा और 50% में क्या जाएगा, स्मॉल आर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? क्लियर है? ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि हर बार एक पेरेंट, फादर मदर से मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी 50% ही है। भले ही पीछे 6 गर्ल चाइल्ड पैदा हो गई हों, पर इस बार भी 50% चांस है मेल और, क्योंकि गैमेट ऐसे बनता है ना भाई, मेल से गैमेट या तो एक्स बनेगा या वाई बनेगा, फीमेल से गैमेट दोनों एक्स बनेंगे। तो एक्स एक्स के साथ जा सकता है या एक्स वाई के साथ जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ये जो फैक्टर है ना ये फ्यूज नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, ये अलग होते हैं। कब? गैमेट बनाते वक्त। कैसे अलग होते हैं? 50% चांस है कि जोड़े में से एक गैमेट के पास एक आएगा, तो दोनों में से एक आएगा तो 50% के पास ये आएगा और 50% के पास ये आएगा। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप ये दे रखा है और वो क्या कर रहा है, 2000 गैमेट्स बना रहा है, पॉलन बना रहा है। तो कितने पॉलन होंगे जिसमें कैपिटल टी होगा? सर 1000 में कैपिटल टी आएगा और स्मॉल टी किस में आएगा? 1000 में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना हमने। तो ये हमारे पास है। अब देखो यहां पर देखो, दिस इज बेस्ड ऑन, ध्यान सुनेंगे बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट
एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये किस बात पर बेस्ड है कि एलील कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील कोई ब्लेंडिंग मतलब जो फैक्टर्स हैं वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते। अभी मैं बताऊंगा आपको एलील और जीन में क्या फर्क होता है। फैक्टर्स कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते। बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब ये जो फैक्टर हैं ये वाले देख रहे हो अलग अलग हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी F2 में ऐसे के ऐसे रिकवर हो जाएंगे। क्लियर है? जबकि इनमें से कोई एक F1 में नहीं दिखा था। F1 में कौन सा नहीं दिखा था? ये टॉल है ना, तो ये तो दिखा नहीं था। दिखने का मतलब फिनोटाइप। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब जीनोटाइप होते हैं। यस और नो? और टॉल और ड्वार्फ क्या होते हैं? फिनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिखता है। तो इसमें मेरे पास फिनोटाइप में ड्वार्फ नहीं आया था, सिर्फ टॉल आया था। पर F2 में वो दोबारा आएगा। देख रहे हो, F1 में नहीं दिखा था पर ड्वार्फ आएगा F2 में। दो द पेरेंट कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर क्या होगा? ये फैक्टर है ना, ये देख, ये पेयर अलग होगा। कब अलग होगा? एक दूसरे से। कब अलग होगा? इन सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। मतलब देख क्या कह रहा है, फिर से पढ़ देख। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये जो फैक्टर है ये एलील है, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते। सही है? बोथ द कैरेक्टर रिकवर्ड एज सच। जब F2 में जाएंगे तो टॉल और ड्वार्फ दोनों दिखेगा। हाँ, यहां तो सिर्फ टॉल दिख रहा है। दो द पेरेंट कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। पेरेंट जो है इसने दो एलील बनाई। कौन कौन सी? कैपिटल टी स्मॉल टी। यस, द फैक्टर पेयर सेग्रीगेट कैसे अलग हो रहा है? जैसे गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ये गैमेट है, इसने इन दोनों में से एक रिसीव किया है। इस गैमेट ने इन दोनों में से एक रिसीव किया है। सही है? अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट सिमिलर। देख ध्यान से, अगर मैं इसको कह रहा हूं हेट्रोजाइगस, तो ये तो दो टाइप के गैमेट बनाएगा। कौन से दो टाइप के? एक ये और एक ये। लेकिन अगर ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब सेम है, तो ये कैसे बनाएगा? सर एक ये वाला बनाएगा, एक ये वाला, तो सेम बना रहा है। तो यही चीज लिख रहा है, कह रहा है कि होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट। एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर है? और एलील इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 50-50%। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि फैक्टर मिक्स नहीं होते, अलग होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के वक्त। जब ये फैक्टर साथ थे, कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप नहीं दिख रहा था, मतलब ड्वार्फ नहीं दिख रहा था, पर वो F2 में दिखेगा। गैमेट बनाते वक्त हेट्रोजाइगस में 50% टी जाएगा, 50% स्मॉल टी जाएगा गैमेट में। होमोजाइगस में बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है? यस और नो? अब ये देखो, अब मैं आपको एक बार एलील और जीन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपको यह समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर समझ में आया? बताओ, फैक्टर ही क्या है? जीन है। यस, फैक्टर ही क्या है बेटा? फैक्टर ही क्या है? हमारे पास जीन है। ध्यान से सुनेंगे, फैक्टर ही क्या है? हमारे पास जीन है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर ही जीन हमारे पास है, ठीक है, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी ड्वार्फ है, तो ये भी जीन है और ये भी जीन है, पर ये दोनों किसकी हैं? सेम कैरेक्टर की जीन है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम कैरेक्टर की जीन है। कैरेक्टर का नाम क्या है? प्लांट हाइट। यस और नो? अब मेरी बात सुनना, ऐसे ही कैपिटल आर क्या है? राउंड है। स्मॉल आर रिंकल्ड है। तो कैपिटल आर क्या है? जीन है। स्मॉल आर भी क्या है? जीन है। तो ये भी सेम कैरेक्टर की जीन है। सही है? अब इन दोनों का कॉमन कैरेक्टर है या लोकस है? एक ही बात है, कॉमन कैरेक्टर
या लोकस बोल सकते हो। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुनो, मैं आपको वर्ड समझा रहा हूं एलील किसे कहते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। मेरे पास ये एक जीन है जो कैपिटल टी की है, इसमें अगर मैं स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दूं, बहुत हल्का सा बदलाव कर दूं, तो मेरे पास ये जो बन जाती है ये स्मॉल टी बन गई। तो कैपिटल टी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से क्या बन गई, स्मॉल टी बन गया। इसे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, दो जीन हैं। यस, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो एलील हैं। किसकी एलील हैं, सेम कैरेक्टर की। हमने एलील शब्द क्यों चुना, मेरी बात सुन ध्यान से बेटा। देख, मैं हमेशा से समझता हूं इन क्रोमोसोम पे आपको कितनी जीन दिख रही है, 1 2 3 4। इसमें और इसमें क्या है, ये अलग कैरेक्टर की, अलग कैरेक्टर की है, पर ये दोनों सेम कैरेक्टर की है। हमने क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी में एक समानता दिखाने के लिए कि यार ये दोनों सेम कैरेक्टर की एलील शब्द यूज किया। तो ये दो जीन है, दो एलील है, पर फर्क क्या है कि इसमें हल्का सा बदलाव करने से ये बना हुआ है। तो स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल टी इज स्मॉल टी। थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म से कैपिटल टी से मेरे पास क्या बन गया है, स्मॉल टी बन गया है। कैपिटल टी की मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बना है। तो आप ये चीज समझो ध्यान से, हमेशा याद रखना बेटा, कैपिटल टी क्या है, जीन है, स्मॉल टी क्या है, जीन है, पर ये क्या है, ये दो एलील भी हैं। दो एलील किसकी हैं, सेम कैरेक्टर की, और इनमें बहुत हल्का सा फर्क होगा। यस, ऐसे ही आर क्या है, जीन है, स्मॉल आर क्या है, जीन है, और ये क्या है, एलील भी है। ये भी क्या एलील है, ये भी क्या है, सेम कैरेक्टर की है। यस और नो। तो एलील शब्द इसीलिए लाए थे। एलील शब्द क्यों लाए थे, ताकि मैं ये बता सकूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कुछ रिश्ता है, समझ रहे हो, इसलिए एलील शब्द बनाया था। एलील जीन अलग अलग नहीं होती, जैसे 4 जीन है, 4 ही एलील है। फर्क क्या है कि भाई ये अगर मैं बात करूं तुझे, टी और आर ये क्या है, दो जीन है, दो एलील बोल सकता हूं, बोल ले, पर इसको दो एलील बोलेगा किसकी, डिफरेंट कैरेक्टर की, क्योंकि एलील शब्द लाए ही किसके लिए थे, सेम कैरेक्टर के लिए लाए थे। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है, एलील की डेफिनेशन लिखती है, एलील की डेफिनेशन क्या लिखती है, स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वन जीन इज एलील। मतलब एक जीन की हल्की मॉडिफिकेशन से जो दूसरी जीन बनती है, उन दोनों को हम आपस में क्या बोल सकते हैं, एलील बोल सकते हैं। तो वो दो जीन हो गई, दो एलील हो गई। सबसे पहले फैक्टर और जीन सेम है, जीन और एलील एक ही बात होती है, पर एलील शब्द क्यों यूज करते हैं, एक रिश्ता दिखाने के लिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैरेक्टर सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर का कैरेक्टर सेम है, उसको सेम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एलील शब्द यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंडल पब्लिश्ड वर्क, क्वेश्चन नंबर 1 ए 1861, बी 1863, सी 1865, डी नन। मुझे बताना कौन से पेज नंबर पर दे रखा है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास F2 जनरेशन में नंबर ऑफ ट्रेट कितनी आई है, ए 1 आई है, बी 2 आई है, सी 3 आई है, डी नन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये दो चीजें आपने करनी है, ठीक है। हमने क्या किया, आज पूरा बेसिक पढ़ लिया। ध्यान से पढ़ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको फिर भी किसी चीज में डाउट है तो चैट में लिखो, मैं अगली क्लास में डाउट भी क्लियर करूंगा। आप चैट में सिर्फ डाउट लिख देना, सर ये कम समझ में आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। मैं चैट रीड करता हूं प्रॉपरली, आप बताना मुझे ये कम समझ में आया। पर मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया, लॉ पढ़ा दिए। अब मुझे क्या पढ़ाना है आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, है ना, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, और उसके बाद फिर मेरे पास कुछ वो है मेंडल की डेविएशंस हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये वाले टॉपिक है। क्लियर है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।